नमस्ते। मैं आयुषी शुक्ला आप सभी का हमारे आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता है ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल से हैं। आपने एनवायरमेंट साइंस में एमएससी और एमबीए किया है और आपने लॉ की डिग्री भी प्राप्त की है। आपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग में काफी काम किया है। आपका स्वागत है ओम शंकर जी। आप हमारा मार्गदर्शन करिए रिगार्डिंग एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड लॉ। आई वेलकम यू टू द सेशन। जी नमस्कार। एनवायरमेंट पॉलिसी एंड लॉ अपने आप में काफी बहुत बड़ा विषय है और मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में अपने दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताऊं। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं तो पॉलिसीज जो सबसे पहले जो वाटर एक्ट, जल अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इसके बाद से फिर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद से सही मायने में पर्यावरण संबंधित कानून हमारे भारत में विकसित होना शुरू हो गए और ये जो विकास है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक तरह से अम्ब्रेला एक्ट है और इस एक्ट के अंतर्गत तमाम तरह के नियम और कानून, अधिनियम वो बनते गए और इसी के अंतर्गत आज भी सतत पर्यावरण संबंधित नियमों का और पॉलिसीज का विकास अभी भी हो रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि पर्यावरण के नियमों में बार बार बदलाव होता है। बदलाव होने के पीछे कारण भी है। एक जो मूल कारण ये है कि जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमेशा ये चेंजिंग है। एक समय था जब आजादी के समय हमारी 38 करोड़ की पॉपुलेशन होती थी। आज एक समय है जब हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, इसी के साथ साथ कई जगह पे जब हम प्रकृति के ऊपर हमारा दबाव जब बढ़ता जाता है, इसी आधार पर पर्यावरण की हमें भारत सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर हमें अपनी पॉलिसीज को भी का भी निर्धारण किया जाता है। इन सब के बीच जो मूलतः मैंने पर्यावरण विधियों में जो चीज देखा है वो देखा है 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद से ईआई नोटिफिकेशन 2006 का आना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, इस नोटिफिकेशन के बाद से आने के बाद से बहुत सारी कैटेगरी, जिसको हम शेड्यूल्ड कैटेगरी कहते हैं, वो शेड्यूल्ड कैटेगरी के एक्टिविटीज को पर्यावरण स्वीकृति लेना, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना आवश्यक हो गया। और वो शेड्यूल कैटेगरी में चाहे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो या जो रिवर से रिलेटेड डैम्स के डेवलपमेंट हो या सीआरजेड के एक्टिविटीज के डेवलपमेंट हो, तो तमाम तरह की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उन सबको पर्यावरण स्वीकृति के क्षेत्र में, पर्यावरण स्वीकृति की परिधि में लेके आएंगे और उन सब की पर्यावरण स्वीकृति लेना वो आवश्यक हो गया। और पर्यावरण स्वीकृति के लिए मूलतः मेन जो अथॉरिटी है, भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए, वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वन मंत्रालय द्वारा एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी बनाई गई है और जिसको हम ईएसी कहते हैं, और राज्यों में उसी तरह से एससीएसी बनाई गई है, स्टेट एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। तो कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं, एक्टिविटीज, जो इसको मैंने कहा कि जो मे बी ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, उनको भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कैटेगरी जो है ए कैटेगरी कहलाती है, दूसरी बी कैटेगरी एक्टिविटी कहलाती है। तो ए कैटेगरी की जो एक्टिविटीज है उसकी पर्यावरण स्वीकृति के लिए हमको भारत सरकार में पर्यावरण वन मंत्रालय में संपर्क करके वहां की जो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है उनके साथ अपने प्रपोजल को देकर वहां पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान वहां सबमिट की जाती है और उस सबमिट के बाद से ये देखा जाता है, ये सी जो एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी है वो ये देखती है कि क्या इस परियोजना को क्या स्वीकृति दी जा सकती है
या इस परियोजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अगर दी जा सकती है तो ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस इंपोज की जा सकती है जिन कंडीशंस के आधार पर ऐसी परियोजना को स्वीकृति दी जा सकती है। आपने तमाम तरह की सुनी होगी अखबारों में कि कहीं कोल वॉशरी प्लांट है, कोल माइनिंग्स है, उसकी पर्यावरण स्वीकृति की बातचीत है, कहीं रिवर डैम बन रहा है, उसकी पर्यावरण स्वीकृति इतने दिनों से हो रही है। इवन रोड सेक्टर जब डेवलप होती है तो उसके लिए भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ तमाम तरह की इंडस्ट्रीज जब भी जहां सेटअप होते हैं उन सब की पर्यावरण स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि और माइनिंग में ऑल काइंड ऑफ माइनिंग के साथ साथ यहाँ तक कि रेत का अगर उत्खनन भी हो रहा है उसके लिए भी पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न ये उठता है कि पर्यावरण स्वीकृति क्या है। पर्यावरण स्वीकृति जो है वो एक स्पेसिफिक, पहले अप्रेजल कमेटी इस चीज को देखती है कि इसका पर्यावरण पर इंपैक्ट क्या होगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई इंडस्ट्री किसी जगह पे हमको एस्टैब्लिश करना है तो ये देखी जाएगी कि इस इंडस्ट्री के आने से इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो वो इंपैक्ट के लिए तमाम तरह की स्टडीज होती है जो इंपैक्ट असेसमेंट का हिस्सा होता है। जैसे कि वहां का सोशियो इकोनॉमिक स्टडी हो गई, इसी तरह से वहां के ग्राउंड वाटर के लिए ग्राउंड वाटर कंटूर बनाई जाती है, ग्राउंड वाटर की स्टडी हो गई। इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर के साथ साथ तीसरी जो चीजें होती है वो होती है उसकी जियोलॉजिकल स्टडी होती है, सोयल इम्पैक्ट की स्टडी होती है। मतलब ये देखा जाता है कि उस आसपास की सॉइल बहुत अधिक परमिएबल तो नहीं है, तो ऐसी परमिएबिलिटी टेस्ट करके उस सॉइल की स्टडी की जाती है। तो तमाम तरह की स्टडी करने के बाद से इम्पैक्ट निकाला जाता है। साथ में मीटरोलॉजिकल स्टडी कहलाती है, मतलब वहां के आसपास में CO2, SOx, NO2 इसका अभी बेसलाइन कितना है, कितना पोल्यूटेड है एरिया, और उसके बाद से उसकी मैनेजमेंट प्लानिंग का मतलब अगर ये स्टडी के बाद से डिसाइड होता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, जो इम्पैक्ट्स है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जा सके, और उसको बेहतर से बेहतर और क्या किया जा सके जो कि पर्यावरण पर कम से कम हमारी प्रकृति पर इम्पैक्ट हो, और इम्पैक्ट हो तो उसको मिटिगेट किया जाए। तब जाके उस प्रोजेक्ट को या उस परियोजना को चले रहने की तब स्वीकृति दी जाती है। ये होता है इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। मैंने बहुत संक्षेप में बताया, हालांकि ये 500-500 पन्ने के 10-10 वॉल्यूम बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स बनती है, और तब जाके ये अप्रेजल कमेटी जो कि 12 लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, 12 एक्सपर्ट्स मेंबर की बॉडी होती है, वो निर्णय करती है कि हाँ इस प्रोजेक्ट को, क्या परियोजना को गो अहेड किया जाए, अगर किया जाए तो किन शर्तों पे किया जाए। तो ये तो हो गई इम्पैक्ट की बात। अब इसके साथ जो मैनेजमेंट प्लानिंग हमने बताई तभी जाके पर्यावरण स्वीकृति मिलती है। तो मेरी जो चर्चा अभी मूलतः केवल इम्पैक्ट असेसमेंट और मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में बताई। और जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में जो EI सबसे पहले जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1996 और उसके रूल्स आए, उसके अंतर्गत तमाम तरह के रूल्स आने शुरू हुए। जैसे कि नॉइज के लिए रूल्स आ गया कि भाई नॉइज में कितना पोल्यूशन होना चाहिए, कितना नॉइज को पोल्यूशन माना गया, तो वो नॉइज कितना होना चाहिए, कहां पर कितना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हॉस्पिटल के पास 45 डेसिबल से अधिक नहीं हो सकता है, रेजिडेंशियल एरिया है तो वहां पे 60 डेसिबल से अधिक नहीं हो सकता है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया 75 डेसिबल से अधिक नहीं हो सकता है। ये रूल्स बन गए। इसी तरह से और भी तमाम तरह के रूल्स है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और रूल्स है 99 में आया था, फ्लाई ऐश को मैनेज करने के। फ्लाई ऐश जब कोल वॉशरी से और कोल की जब प्रोसेसिंग होती है, थर्मल पावर प्लांट में जब प्रोसेस की जाती है, तो वो प्रोसेसिंग में जो कोल की जो ऐश निकलती है, उस ऐश को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए भी 99 में रूल्स आए। फिर उसके बाद से 2003 रूल्स आए, 2009 रूल्स बने, 2016 में उसकी ऐश से रिलेटेड फ्लाई ऐश, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कहलाती है, वो आई। और उसके बाद से आप मान के चलिए कि 2021 में भी नए रूल्स आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि उस फ्लाई ऐश को कैसे मैनेज किया जाए, और उसके लिए कानून क्या होगा और किस हिसाब से उस फ्लाई ऐश का डिस्पोजल होगा, किनको डिस्पोजल करना है, कितने दिनों में करना है, कौन से थर्मल पावर
प्लांट को कितना समय दिया जाएगा, ये सब सारी चीजें वो फ्लैश मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल से। इसी तरह से एक और आपने सुना होगा बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट भी जो हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट है, उन वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट हो, इसके लिए भी रूल्स हैं। और वो रूल्स जो है वो रूल्स जो है वो बायोमेडिकल जो रूल्स हैं, वो बायोमेडिकल रूल्स में ये बताई जाती है कि आखिर किस तरह से जो हमारे हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलती है, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है, हम वो वेस्ट तो जनरेट होगा कोई भी एक्टिविटी में, उस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे हो ताकि उसका पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़े। उदाहरण के तौर पर अगर हॉस्पिटल का वेस्ट है, इमेजिन कीजिए, थोड़ा देर अपने लिए विचार कीजिए, जिसमें हर तरह का वेस्ट होता है, वो कटे फटे छोटे, वो ब्लड की वो भी चीज होती है, कटे फटे छोटे मोटे अंग भी हो सकते हैं। अगर इसको सिंपल डस्टबिन में फेंक दिया जाए और उसको जानवर खाएं या वो किसी वो प्रदूषित करे, तो इमेजिन कीजिए कि कितनी घोर वो प्रदूषित होगा और कितना उसका असर होगा। ऐसी स्थिति में क्या की जाती है, उसके लिए एक बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट बनाई जाती है। उस ट्रीटमेंट प्लांट में एक सर्टेन डिग्री पर, 800 डिग्री टू 1100 डिग्री पर, वो इंसिनरेटर प्लांट पे उसको बर्न करना होता है और उसका डिस्पोजल, उसका ऐश को प्रॉपर डिस्पोजल करना होता है। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के बाद, इसी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के बारे में अलग नियम है, जिसमें कि हमारे जो डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल कैसे हो। 2016 में इसका 2020 में भी रूल्स आ गए। और इसी तरह से एक और है जो कि हमें और आपको जानना चाहिए, हम सब जो मोबाइल, कंप्यूटर्स और तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, इसको भी ओपनली फेंकने से ये भी इट विल वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। सो इसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके लिए भी कानून है। तो ये सब हमारी शुरू से लगातार इन पर्यावरण विधियों पर काम करते हुए और डेवलपमेंट के साथ साथ इन पर लगातार पॉलिसीज पे काम करते हुए ऐसी नियम और कानून धीरे 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 अब हमारे पास आज हमारे पास हैं। और राज्यों के स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग है जो कि 1974 के एक्ट के अंतर्गत बना है, और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, ये करे, ये कंसेंट्स दे। और जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे पोल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटीज कहलाती है, पीसीसी, और राज्यों में कहलाती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हो गई, राज्य में पर्यावरण स्वीकृति देने के लिए सिया हो गई, स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी हो गई, और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के विभाग जो है, जो कि नोडल एजेंसी है, उनकी हो गई एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी। तो ऐसे करके ये 3 कड़ियों में कुल मिलाकर पर्यावरण संबंधी नियमों का के अंतर्गत और पॉलिसीज के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है। और आप कुछ पूछ सकते हैं। क्या क्या एनवायरमेंट लॉज है जो मतलब एक नागरिक को पता होने चाहिए? आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले सिंपल 133 सेक्शन में सीआरपीसी में एक प्रोविजन है जिसके अंतर्गत किसी भी तरह का न्यूसेंस है तो वो शिकायत कर सकता है। ओके। आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए जो विभाग हैं, उस विभाग और प्रदेश स्तर पर जो पर्यावरण संरक्षण के जो विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वहां पर कोई अगर शिकायत है तो वो बता सकते हैं। लेकिन मूलतः आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि इन सब के ऊपर एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगर उनको कोई ऐसी शिकायत लगती है जहां पे प्रदूषित हो रहा है या वृक्ष काटे जा रहे हैं या अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के अलावा अगर कहीं सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है या कोई माइनिंग ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिस माइनिंग से आपको आसपास का क्षेत्र बहुत अधिक प्रदूषित हो रहा है, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री है जिससे कि
जिसके स्टैक से बहुत अधिक धुआं निकल रहा है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है जो उसे लगता है कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, वो वहां पे अपना एक पिटीशन फाइल कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे 2 मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर, और जिसमें कि इसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इस कोर्ट का, इस ट्राइब्यूनल का, जहां पे आपकी ओरिजिनल पिटीशन एज ए PIL एंटरटेन की जाती है और उस पर सुनवाई होती है और उसका निराकरण। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। काफी कुछ पता चला आज के सेशन से, स्पेशली रिगार्डिंग एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड लॉ, और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये सेशन। आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम शांति मंच से सेशन को एंड करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर जी।